हेलो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है प्रोविडेंट फंड और उसके टाइप्स। प्रोविडेंट फंड क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है, इसके ऊपर मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा। सबसे पहले प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड एक रिटायरमेंट सेविंग स्कीम किसके लिए होती है? ये एम्प्लॉय के लिए होती है, टू गिव सब्सटेंशियल बेनिफिट, यानी एक पर्याप्त लाभ देने के लिए। कब? एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। प्रोविडेंट फंड एक रिटायरमेंट सेविंग स्कीम होती है एम्प्लॉय के लिए कि रिटायरमेंट के टाइम पे उनको एक सब्सटेंशियल बेनिफिट दिया जा सके, एक पर्याप्त लाभ दिया जा सके। इस स्कीम के तहत एक स्पेसिफाइड सम इज डिडक्टेड, यानी ये कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफाइड सम डिडक्ट किया जाएगा उसकी सैलरी से। किसकी सैलरी से? एम्प्लॉय की सैलरी से एक स्पेसिफाइड सम डिडक्ट किया जाएगा, सम जिसमें एम्प्लॉयर प्लस एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशंस होता है, यानी एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्शन होगा और एम्प्लॉयर अपनी पॉकेट से उतना कॉन्ट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड में जमा करेगा। तो प्रोविडेंट फंड क्या है? एक रिटायरमेंट सेविंग स्कीम होती है एम्प्लॉय के लिए, जिसके अंदर एक रिटायरमेंट के टाइम उनको एक सब्सटेंशियल बेनिफिट दिया जा सके। इस स्कीम के तहत एक स्पेसिफाइड सम जो है वो डिडक्ट होता है सैलरी से एम्प्लॉय के एट एवरी मंथ, हर महीने, एज इज कॉन्ट्रीब्यूशन के रूप में। इसके अलावा एम्प्लॉयर भी कॉन्ट्रीब्यूट करता है सेम अमाउंट टू द फंड। मैंने आपको बताया एक स्पेसिफाइड सम मतलब उसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी होगा और एम्प्लॉय का भी होगा। अगर बात करूं कंपोनेंट्स की, जो बैलेंस होता है प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड अकाउंट के अंदर जो बैलेंस होता है, उस बैलेंस के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं? उसमें होता है एम्प्लॉयज का खुद का कंट्रीब्यूशन, उसमें होता है एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन, और जो इंटरेस्ट होगा दोनों, यानी एम्प्लॉय भी और एम्प्लॉयर भी, दोनों का जो कंट्रीब्यूशन होगा उस पर इंटरेस्ट भी जनरेट होगा, इंटरेस्ट भी एक्यू होगा। तो एम्प्लॉयज का खुद का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, और जो इंटरेस्ट एक्यू होगा एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों के कंट्रीब्यूशन पे। तो प्रोविडेंट फंड के अंदर जो बैलेंस होगा, एम्प्लॉय का जो प्रोविडेंट फंड होगा उसका जो बैलेंस होगा, उसमें ये तीनों कंपोनेंट होते हैं। एट अ टाइम ऑफ रिटायरमेंट और रेजिग्नेशंस, रिटायरमेंट के समय या रेजिग्नेशन के समय जो एक्यूमुलेट, यानी जो इकट्ठा बैलेंस होता है पीएफ का, प्रोविडेंट फंड का, वो पे होता है एम्प्लॉय को या उसके लीगल हेयर्स को। सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80C के तहत डिडक्शन मिलती है प्रोविडेंट फंड अकाउंट, यानी जो सेविंग होती है पीएफ अकाउंट के अंदर, इसकी डिडक्शन मिल जाती है सेक्शन 80C इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत। अब हम बात करते हैं टाइप्स, पीएफ के टाइप्स, यानी प्रोविडेंट फंड्स जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो एक होता है एसपीएफ, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड। एक होता है आरपीएफ, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। एक होता है यूआरपीएफ, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। एक होता है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अब मैं इनको शॉर्ट में बोलूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोविडेंट फंड्स। सबसे पहले कवर्ड, ये कवर्ड किसके अंडर होते हैं? अगर बात करें एसपीएफ की, तो एसपीएफ जो है ये कवर होता है प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925। आरपीएफ जो है वो कवर होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952, और ये कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से भी रिकॉग्नाइज होता है। अगर यूआरपीएफ की बात करें तो ये किसी एक्ट में कवर नहीं होता और ना ही ये रिकॉग्नाइज होता है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से।
पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो है वो कवर होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक्ट 1968 के तहत। कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय यानी इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन कौन करेगा। अगर बात करें एसपीएफ की तो एसपीएफ में एम्प्लॉयर भी और एम्प्लॉय यानी दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे। ऐसे ही आरपीएफ में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे। यूआरपीएफ में भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे। और पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कोई भी इंडिविजुअल जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकता है। ये ओपन है यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अब बात करते हैं एम्प्लॉइज का जो कंट्रीब्यूशन होता है यानी जो एम्प्लॉय होता है उसका जो कंट्रीब्यूशन होता है पीएफ के अंदर, तो उसकी डिडक्शन मिलती है सेक्शन 80C में। तो अगर एसपीएफ की बात करें तो एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन रहेगा उसकी डिडक्शन मिल जाएगी अगर एसपीएफ में है कंट्रीब्यूशन अंडर सेक्शन 80C के तहत मिल जाएगी। अगर एम्प्लॉय ने डिफॉल्ट टैक्स रिजिम जो है 115 BAC सबसेक्शन 1A के तहत अगर उसने डिफॉल्ट टैक्स रिजिम से शिफ्ट आउट का ऑप्शन एक्सरसाइज किया हुआ है तो ही उसको डिडक्शन मिलेगी उसके खुद के कंट्रीब्यूशन की, अगर वो एसपीएफ में कंट्रीब्यूट करता है तो। ऐसे ही अगर आरपीएफ है, अगर एम्प्लॉय का जो खुद का कंट्रीब्यूशन होगा उसकी डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 80C के तहत। लेकिन यहाँ पे भी अगर एम्प्लॉय ने डिफॉल्ट टैक्स रिजिम अंडर सेक्शन 115 BAC सबसेक्शन 1A के तहत अगर उसने शिफ्ट आउट डिफॉल्ट टैक्स रिजिम से शिफ्ट आउट का ऑप्शन अगर एक्सरसाइज किया हुआ है तो ही उसको डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 80C। अगर बात करें यूआरपीएफ की तो इसमें कोई डिडक्शंस नहीं मिलती यानी यहाँ एलिजिबिलिटी ही नहीं होती डिडक्शंस की। अगर पीपीएफ की बात करें तो पीपीएफ में जो कोई भी कंट्रीब्यूट कर सकता है इंडिविजुअल, तो यहाँ पर डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 80C। लेकिन यहाँ पे भी ध्यान ये रखना है अगर जो बंदा कंट्रीब्यूट कर रहा है यानी अगर एम्प्लॉय ही कंट्रीब्यूट कर रहा है तो सबसे पहली बात अगर उसने डिफॉल्ट टैक्स रिजिम से शिफ्ट आउट करने का ऑप्शन एक्सरसाइज किया हुआ है तो ही उसको डिडक्शन मिलेगी जो भी इंडिविजुअल पीपीएफ में कंट्रीब्यूट कर रहा है। उसके बाद एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन, ये तो एम्प्लॉय का। अब एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन अगर बात करें एसपीएफ की तो उसमें फुली एग्जम्प्ट होता है। एसपीएफ के अंदर फुली एग्जम्प्ट होता है एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन। आरपीएफ में, आरपीएफ के अंदर जो एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन होता है एम्प्लॉयर्स, एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी इज टैक्सेबल अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1। यानी आरपीएफ के अंदर जो एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन होता है अगर वो 12% से ज्यादा है तो वो सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा एक सैलरी के रूप में। यूआरपीएफ में टैक्सेबल नहीं होता। पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अंदर अवेलेबल ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉयर जो होता है वो कंट्रीब्यूट नहीं करता है। यहाँ पे तो कोई भी इंडिविजुअल जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकता है, यहाँ पे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट नहीं करता क्योंकि पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है, पब्लिक के लिए होता है। सिर्फ एसएससी जो होता है यानी जो इंडिविजुअल होता है वही कंट्रीब्यूट करता है, तो इस सवाल उठता ही नहीं कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर का। उसके बाद जो इंटरेस्ट क्रेडिट होता है एम्प्लॉइज के कंट्रीब्यूशन पे, एम्प्लॉइज के कंट्रीब्यूशन पे, तो एसपीएफ के अंदर तो एग्जम्प्ट होगा बट एक सर्टन लिमिट के तहत कंट्रीब्यूशन पे लिमिट लगा रखी है। वो लिमिट कितनी होती है मैं आगे बताऊंगा आपको। तो एसपीएफ के अंदर एम्प्लॉय का जो खुद का कंट्रीब्यूशन रहेगा उस पे जो इंटरेस्ट उसको मिलेगा, इंटरेस्ट जो क्रेडिट होगा वो एग्जम्प्ट होगा बट सर्टन लिमिट, कंट्रीब्यूशन पे भी लिमिट लगा रखी है कि कंट्रीब्यूशन इतना होना चाहिए, मतलब 2.5 लाख तक कंट्रीब्यूशन अगर होगा तो इंटरेस्ट एग्जम्प्ट है। अगर 2.5 लाख कंट्रीब्यूशन से ऊपर अगर कंट्रीब्यूशन अगर 2.5 लाख से ऊपर चला गया तो उसके ऊपर जितना इंटरेस्ट एक्रू होगा, अराइज होगा, वो टैक्सेबल हो जाएगा। आरपीएफ के अंदर जो इंटरेस्ट
एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे क्रेडिट होगा वो इंटरेस्ट अगर 9.5% से ज़्यादा है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा सैलरी हेड के अंदर। यूआरपीएफ में टैक्सेबल नहीं होता एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट मिलेगा, और पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अंदर पूरा एग्जम्प्ट होता है। जो इंटरेस्ट मिलेगा यानी इंडिविजुअल जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करता है उस पर जो इंटरेस्ट एक्रू होगा वो इंटरेस्ट फुली एग्जम्प्ट है। उसके बाद इंटरेस्ट क्रेडिट कंट्रीब्यूशन यानी एम्प्लॉयर्स के कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट क्रेडिट होगा वो एसपीएफ में पूरा का पूरा एग्जम्प्ट है। इंटरेस्ट जो क्रेडिट होगा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर्स, तो एसपीएफ में पूरा एग्जम्प्ट हो जाएगा। आरपीएफ में 9.5% यानी अगर 9.5% से ज़्यादा है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 के तहत। यूआरपीएफ में टैक्सेबल नहीं होता और पब्लिक प्रोविडेंट फंड में तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूट कर ही नहीं सकता, तो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। अमाउंट जो विड्रॉ की जाएगी रिटायरमेंट या टर्मिनेशन के टाइम, अमाउंट विड्रॉन ऑन रिटायरमेंट और टर्मिनेशन और रेजिग्नेशन। अगर एसपीएफ से अमाउंट विड्रॉ हो रही है रिटायरमेंट पे, टर्मिनेशन पे, रेजिग्नेशन पे तो एग्जम्प्ट हो जाएगी अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 11 के तहत। आरपीएफ के अंदर एग्जम्प्ट हो जाएगी अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 12, बट यहाँ पे सर्टेन कंडीशंस है, आगे मैं बताऊंगा आपको। यूआरपीएफ के अंदर जो अमाउंट विड्रॉ की जाएगी रिटायरमेंट के टाइम, टर्मिनेशन या रेजिग्नेशन के टाइम, तो अगर एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन होगा वो तो टैक्सेबल नहीं है। जो इंटरेस्ट मिलेगा एम्प्लॉयज़ के कंट्रीब्यूशन पे वो टैक्सेबल हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड के अंदर, और जो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन और उसका जो इंटरेस्ट होगा वो सैलरी माना जाएगा। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जो अमाउंट विड्रॉ की जाएगी टर्मिनेशन के टाइम, रिटायरमेंट के टाइम, तो यहाँ पर अमाउंट जो विड्रॉ की जाएगी वो एग्जम्प्ट होती है अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 11 के तहत। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन इन एनी प्रीवियस ईयर। किसी प्रीवियस ईयर में जो एम्प्लॉयज के खुद के कंट्रीब्यूशन पे जो इंटरेस्ट होगा इन द फंड, यानी फंड के अंदर जो मेंशन है नीचे मेंशन किए हुए हैं मैंने, अगर 1 अप्रैल 2021 या उसके बाद किसी प्रीवियस ईयर में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कर देता है 2.5 लाख से ज्यादा तो वो टैक्सेबल होगा, लेकिन अगर इस लिमिट के अंदर है तो एग्जम्प्ट होगा। जो इंटरेस्ट उसके खुद के कंट्रीब्यूशन पे जनरेट होगा, एक्रू होगा, और वो अगर 1 अप्रैल 2021 या उसके बाद इंटरेस्ट एक्रू होता है एम्प्लॉयज के खुद के कंट्रीब्यूशन पे तो वो एग्जम्प्ट होगा अप टू ए लिमिट। अब लिमिट क्या है, अगर कंट्रीब्यूशन होता है एसपीएफ या आरपीएफ में तो जो एग्जम्पशन लिमिट होगी वो 2.5 लाख। अगर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन नहीं होता यानी एसपीएफ आरपीएफ में तो जो कंट्रीब्यूशन की लिमिट है वो 2.5 लाख है, लेकिन जहां पर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन नहीं होता वहां पर लिमिट 5 लाख की है। तो 2.5 लाख या 5 लाख के ऊपर जितना कंट्रीब्यूशन चला गया एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन चला गया तो इसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर इस लिमिट के तहत यानी 2.5 लाख तक या 5 लाख तक कंट्रीब्यूशन होता है उस पर जो इंटरेस्ट होगा वो टैक्सेबल नहीं है। एज पर सेक्शन 10 क्लॉज 11 में आएगा एसपीएफ यानी पीएफ एक्ट 1925 में जो कवर होता है यानी एसपीएफ होता है, और सेक्शन 10 क्लॉज 12 में आरपीएफ, ये एग्जम्प्ट हो जाएंगे। लेकिन एग्जम्पशन अवेलेबल नहीं होती इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन कंट्रीब्यूशन अगर कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख से ज्यादा है या 5 लाख से ज्यादा है। ओके, थैंक यू।